Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 26th August 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about India-Japan relations. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं एंड देन वी विल गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस आर्टिकल कि इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजिट करने वाले हैं जापान और उसके बाद वो चाइना भी जाएंगे और वहाँ पे वो अटेंड करेंगे SCO की संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक समिट। तो पहले जापान विजिट करेंगे और उसके बाद वो चाइना जाएंगे। ये जो दो इम्पॉर्टेंट देशों की विजिट करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, ये काफ़ी स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट टूर होने वाला है। समझते हैं स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अपकमिंग टूर। देखिए, जापान एंड चाइना जनरली एक हॉस्टाइल देश है। ये रहा चाइना, ये रहा जापान, दोनों के बीच में हॉस्टिलिटी रहती है और हॉस्टिलिटी के पीछे एक सीधा सीधा कारण है टेरिटोरियल डिस्प्यूट। यहाँ पे एक आइलैंड है इन ईस्ट चाइना सी जिसको दियाओ सेनकाकू आइलैंड डिस्प्यूट नाम से कहा जाता है, क्योंकि ये जो आइलैंड है इट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ जापान सिंस 1875। बट चाइना का कहना है कि दिस आइलैंड बिलोंग्स टू चाइना, बट जापान रेफ्यूजेस एनी चाइनीज़ क्लेम ओवर दिस आइलैंड। यही आइलैंड है, जापान इसको कहता है सेनकाकू आइलैंड एंड इट इज़ करेंटली अंडर कंट्रोल ऑफ जापान, while China calls it Diao Island and it China claims कि this island should belong to China। तो ये एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है एक आइलैंड को लेकर के। वो एक कारण है कि जापान और चाइना के बीच में थोड़े हॉस्टाइल रिलेशंस रहते हैं, बट उससे बड़ा कारण है कि जापान इज़ अ स्ट्रॉन्ग अलाई ऑफ द US। जापान और US की बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सिस है और यू नो कि चाइना इज़ ट्राइंग टू चैलेंज हेजेमनी ऑफ द US या डोमिनेंस ऑफ द US। तो उस कारण से जापान और चाइना के बीच में हॉस्टिलिटी रहती है। US जापान के थ्रू चाइना को चैलेंज करने की कोशिश करता है इन एशिया पैसिफिक रीजन, स्पेशली इन ईस्ट चाइना सी। तो जापान और US की एक्सिस है और चाइना US को चैलेंज करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि चाइना और जापान के बीच में भी हॉस्टिलिटी है। अब प्रधानमंत्री जी पहले जा रहे हैं जापान, फिर जा रहे हैं चाइना, जो ट्रेडिशनली हॉस्टाइल नेशंस हैं, और जापान जो है वो US एलाई है। और भारत अभी क्या चाह रहा है? भारत जो अभी तक US और जापान के साथ अलाइंड था ऑन सेवरल प्लेटफॉर्म, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण था क्वाड, और जिसका मेन लक्ष्य था चाइना के राइज को काउंटर करना। अब धीरे धीरे भारत अपनी पोजीशनिंग को शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि US की अनप्रेडिक्टेबिलिटी अंडर डोनाल्ड ट्रंप बढ़ते जा रही है। US हैज़ इम्पोज्ड अ लॉट ऑफ टैरिफ्स, 50% तक टैरिफ्स लगा दिए हैं ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स, एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ रीसेटिंग इट्स टाइज विथ चाइना एंड इंडिया इज़ लुकिंग फॉर अ न्यू एक्सिस, इंडिया चाइना रसिया एक्सिस, इन ऑर्डर टू चैलेंज द US। लेकिन साथ ही साथ भारत नहीं चाहता कि उसके रिलेशंस जो जापान के साथ हैं वो ख़राब हों, क्योंकि जापान इज़ ए वेरी प्राइज्ड या इम्पॉर्टेंट एलाई फॉर इंडिया। भारत नहीं चाहता कि वो ख़राब हो। तो ये जो जापान और अमेरिका एक तरफ है, दूसरी तरफ भारत अब चाइना और रसिया के साथ एक एक्सिस स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। उस प्रोसेस में कहीं भारत और जापान के रिलेशंस ना ख़राब हो जाए, ये भारत के लिए एक चिंता की बात है। सो इंडिया हैज़ टू फॉलो अ पाथ विच नीड्स टू बी वेरी केयरफुल स्ट्रैटेजिक, विच नीड्स टू बी बैलेंस्ड इन ए वेरी केयरफुल मैनर। उसमें स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग की ज़रूरत होगी कि हम चाइना के साथ इंगेज तो हों, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप दैट इंडिया हैज़ विथ जापान। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि भारत और जापान के बीच में जो अच्छे संबंध थे वो मेनली चाइना के कारण ही थे। बोथ वेयर एंटी चाइना एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इंडिया एंड जापान वेयर गेटिंग टुगेदर। और भारत और जापान एक साथ उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो दोनों देशों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं।
तो एक बार जरा देखते हैं इंडिया जापान रिलेशंस में इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स। स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट दोनों देशों ने साल 2008 में साइन किया। पिछले साल भारत और जापान ने 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म भी शुरुआत की। 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म में भारत के तरफ से भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर जापान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात करेंगे हर साल। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म। तो जापान के अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट देश हैं भारत के लिहाज से, जैसे कि रसिया, ब्राज़ील, यूएस, फ्रांस, उनके साथ भी भारत ने इस्टेब्लिश किया है 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म। तो जिनके साथ भी आप समझ लीजिए कि भारत ने 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया है, जिसमें साल में एक बार भारत के डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, समझ जाइए कि वो भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलाई है। तो 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म बिटवीन इंडिया एंड जापान स्टार्टेड इन 2024 इज एग्जाम्पल या इट्स अ प्रूफ दैट जापान इज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया। उसके अलावा भारत और जापान ने यूएनएससी में रिफॉर्म्स लाने के लिए, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को वहाँ इंक्लूड कराए जाने के लिए एज परमानेंट मेंबर एक ग्रुप बनाई है जिसका नाम है G4, जिसमें जापान और भारत के अलावा ब्राज़ील एंड जर्मनी भी हैं। एंड मेन डिमांड है यूएनएससी को रिफॉर्म किया जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट मेंबर्स इंक्लूड किया जाए। जापान हैज़ इन्वेस्टेड अ लॉट इन इंडिया। इट हैज़ अनाउंस्ड 10 ट्रिलियन येन विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $68 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान इन इंडिया ओवर नेक्स्ट डिकेड। जापान ने कई सारे नए टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स भी कराए हैं भारत में, जैसे उसमें सबसे प्रमुख है मुंबई अहमदाबाद हाई रेल स्पीड। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जापान क्रिएट करता है फॉर इंडियन यूथ, क्योंकि जापान इज़ एन एजिंग इकोनॉमी। वहाँ पे ओल्ड एज लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ता जा रहा है, वर्किंग पॉपुलेशन वाली जनसंख्या जो है, वर्किंग पॉपुलेशन एज में लोग कम हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इंडिया इज़ टर्निंग आउट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री कंट्री एज फार एज जापान्स वर्क फोर्स इज रिक्वायर्ड। और यही कारण है कि जापान भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का सोर्स बन सकता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं CM फ्लाइट स्कीम जो असम सरकार ने शुरू किया, जिसमें 25,000 यूथ को ट्रेन किया जाएगा टू गेट हाई पेइंग जॉब अप टू 2 लाख to 3 लाख रुपीज़ पर मंथ इन जापान। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों देश मिलकर के साथ में डेवलप करें। इसे अफ्रीका के अंदर भारत और जापान ने मिलकर के शुरू किया है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जिसका मेन लक्ष्य है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करना। तो एक बार वापस से इस आर्टिकल के कोर आइडिया पे आते हैं। कोर आइडिया इज कि चाइना हैज़ बिन ग्लू बिटवीन इंडिया एंड जापान। भारत और जापान को एक साथ लाने में और उनकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिपिंग को मजबूत करने में कहीं ना कहीं चाइना फैक्टर हैज़ बिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोनों एंटी चाइना स्टैंस रखते हैं, इसीलिए दोनों काफ़ी क्लोज आते रहे हैं। बट अब करंट ग्लोबल डायनामिक्स या ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल रहा है, जिसमें भारत जो है वो अब जापान के साथ तो रिलेशंस बनाए रखना चाहता है, बट जापान का जो सबसे मजबूत एलाई है, इंपॉर्टेंट एलाई है US, उससे भारत के डिफरेंसेस आ रहे हैं। एंड नाउ इंडिया इज ट्राइंग टू रीसेट इट्स टाइज विथ चाइना, एंड चाइना ऑलवेज लुक्स फॉरवर्ड टू चैलेंज US डोमिनेंस। तो पूरा का पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल रहा है, मेनली बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज आर्बिट्ररी पॉलिसीज ऑफ इम्पोजिंग unnecessary tariffs over India, 50% tariff. So now Japan, that has been traditional ally of the US, भारत नहीं चाहता कि जापान के साथ रिलेशंस हमारे खराब हो, बट एट द सेम टाइम वी आर रिसेटिंग आवर टाइज विथ चाइना, एंड फॉर दिस इंडिया को एक बहुत ही न्यूएंस्ड रीबैलेंसिंग अप्रोच अपनाना होगा ताकि हम US को थोड़ा काउंटर कर पाएँ बाय अलाइनिंग विथ चाइना। एट द सेम टाइम देयर शुड बी नो नेगेटिव impact on relation between India and Japan, because Japan is an important partner for India. UPSC या APSC में इंटरनेशनल रिलेशंस में वो कभी कभार इस तरह के जटिल एरिया में, कॉम्प्लेक्स एरिया में घुस करके प्रश्न पूछ देते हैं कि ये जो करंट टाइम में भारत रीसेट कर रहा है अपने अप्रोच को, उसका इम्पैक्ट भारत और जापान के बीच रिलेशंस पे क्या पड़ेगा, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन। यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
भारत और जापान के रिलेशंस के ऊपर यूपीएससी ने साल 2019 में ये प्रश्न पूछा था। सिंपल सा प्रश्न था, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको करंट कॉन्टेक्स्ट में मैंने बना के नहीं दिया है सवाल को, पुराना सवाल है, बट करंट कॉन्टेक्स्ट में एक डायनेमिक सा प्रश्न बन सकता है जिसमें इंडिया यूएस के रिलेशंस का असर भारत और जापान के ऊपर कैसे पड़ेगा वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 8th एनिवर्सरी ऑफ रोहिंग्यास एक्सोडस टू बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस अगेन जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। रोहिंग्यास हैं कौन, पहले उनके बारे में समझते हैं। देखिए, रोहिंग्यास बिलोंग ओरिजिनली टू म्यांमार। म्यांमार आप देख रहे हैं, ये देश म्यांमार, यहाँ पे है म्यांमार, ठीक है। अब म्यांमार के कोस्टल एरिया में एक छोटा सा प्रोविंस है जिसका नाम है रखाइन प्रोविंस, जहाँ पे ट्रेडिशनली काफ़ी लंबे समय से एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं जिनको कहा जाता है रोहिंग्यास। बाकी म्यांमार का जो मेनलैंड एरिया है वहाँ के जो लोग हैं उनका कल्चर एंड लैंग्वेज काफ़ी अलग है रोहिंग्यास के तुलना में। जैसे बाकी मेनलैंड म्यांमार में जो पॉपुलेशन रहती है, जो वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उसका रिलीजन है बुद्धिज़्म एंड द लैंग्वेज दे स्पीक इज़ बर्मीज़। जबकि वहीं ये रखाइन स्टेट में रहने वाले जो रोहिंग्यास हैं उनका रिलीजन है इस्लाम एंड लैंग्वेज दे स्पीक इज़ बंगाली। तो कल्चरल डिफरेंसेस है, रिलीजियस डिफरेंसेस है बिटवीन द मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑफ म्यांमार एंड रोहिंग्यास। अब म्यांमार की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो इन रोहिंग्यास को आउटसाइडर मानती है। उनका मानना है कि ये लोग म्यांमार में माइग्रेट हुए हैं बाहर से, स्पेशली फ्रॉम द बांग्लादेश। जब तब बांग्लादेश बना भी नहीं था, बेसिकली दे हैव कम फ्रॉम ईस्ट बंगाल एंड हैव सेटल्ड इन म्यांमार, सो दे आर नॉट ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ म्यांमार। यही कारण है कि म्यांमार की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो इनको सिटीजनशिप देना नहीं चाहती म्यांमार की। और फिर म्यांमार की सरकार लेकर के आई 1982 में बर्मीज सिटीजनशिप लॉ, जिसके अंतर्गत नियम ये बनाया गया कि जो भी लोग ये रोहिंग्यास इस रखाइन स्टेट में 1823 से पहले से रह रहे हैं, दे आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप ऑफ म्यांमार, अदरवाइज दे विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल इमिग्रेंट्स, जो इलीगल तरीके से हमारे देश में आए हैं ऐसा माना जाएगा। अब आप सोचिए 1982 में जो कानून लाया गया उसमें बोला गया कि 150 साल पुराना आप प्रूफ लेकर के आइए कि आप 150 साल से पहले से आपकी फैमिली इस एरिया में रह रही है। सो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग सच प्रूफ एंड दैट इज़ वाई ऑलमोस्ट एवरीवन लिविंग इन दिस एरिया, जो रोहिंग्यास थे, दे वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल इमिग्रेंट्स, कि आप इलीगल तरीके से इस देश में आए हैं म्यांमार में और रखाइन प्रोविंस में रह रहे हैं। एंड वंस दे वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल इमिग्रेंट्स, नाउ दे हैड नो सिटीजनशिप राइट्स against exploitation and harassment, and then began the systemic culture of torture, harassment, killing of these Rohingyas by the majority population of Myanmar. इनका harassment level इतना बढ़ गया कि once United Nations said that Rohingyas are the most persecuted community in the world. इतना इनको harass किया गया और ये consistent किलिंग, हैरासमेंट, टॉर्चर तो चलता ही रहता था। बट वन मेजर वायलेंस was inflicted on Rohingyas in 2017 in the month of August by Myanmar's army. इनके रोहिंग्यास के ऊपर मैसिव तरीके से क्रैकडाउन किया गया, कई सारे लोगों को मारा पीटा गया, इवन रेप एंड मर्डर्स वेयर डन एट मास स्केल। एंड इस कारण से हुआ क्या कि साल 2017 में, 8 साल पहले, more than 8 lakh Rohingyas had to move out from Myanmar's Rakhine province and they entered into Bangladesh. और बांग्लादेश की सरकार ने उनको एक पर्टिकुलर एरिया में सेटल कराया इन ए रेफ्यूजी कैंप जिसका नाम है कॉक्स बाजार रेफ्यूजी कैंप। बहुत क्रैम्प्ड तरीके से छोटा सा एरिया है, स्लम जैसा एरिया है कॉक्स बाजार, जहाँ पे
8 लाख रोहिंग्यास को रखा गया है इन वेरी अनहाइजेनिक कंडीशन। हाँ, कम से कम इस मामले में तारीफ़ की जा सकती है बांग्लादेश सरकार की कि उन्होंने इनको शरण तो दी, एटलीस्ट दे हैव बीन केप्ट अलाइव। नहीं तो म्यांमार सरकार ने तो उनके ऊपर मैसिव एट्रोसिटीज़ कर डाला था। मैनी ऑफ द रोहिंग्यास ट्राइड टू गेट इनटू बे ऑफ बंगाल बाय यूजिंग स्मॉल बोट्स एंड मैनी ऑफ देम संक डाइड देयर ऑल्सो। तो इसी कारण से रोहिंग्यास के लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है, बोट पीपल। ये बेचारे छोटे मोटे बोट बनाकर इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, बोट डूब भी जाता है बहुत सारे केसेस में। ये जो करंट आर्टिकल है वो इसी से रिलेटेड है। 25 अगस्त 2017 को मास एक्सोडस हुआ था रोहिंग्यास का फ्रॉम रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार टू कॉक्स बाजार रेफ्यूजी कैंप इन बांग्लादेश। उसी के 8 साल पूरे हुए। Rohingyas refugees have participated in Genocide Remembrance Day rally at a camp in Cox's Bazar, बांग्लादेश। 8 साल पूरे हुए तो एक रैली हुई। अब भारत का स्टैंड रोहिंग्यास को लेकर के क्या है, थोड़ा वो समझते हैं। व्हाट इज इंडियाज स्टैंड्स? देखिए, यहां पे भी भारत को एक बैलेंस्ड अप्रोच लेने की जरूरत पड़ी, क्योंकि देखिए बात सरल है। कोई भी देश अपनी फॉरेन पॉलिसी क्यों बनाता है? ताकि उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए, एट द सेम टाइम वो ग्लोबल स्केल पे अपनी इमेज भी मेंटेन कर पाए, और जितना हो सके उतना इंटरनेशनल लेवल पे पीस, सिक्योरिटी एंड हार्मनी भी इंश्योर करा पाए। बट नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके ह्यूमैनिटेरियन आइडियाज़ को प्रमोट करना बहुत बड़ी समझदारी नहीं मानी जाती। तो इसीलिए कोई भी देश इंक्लूडिंग इंडिया जब अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है तो नेशनल इंटरेस्ट को ह्यूमैनिटेरियन आइडिया एंड ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी के साथ बैलेंस करने की कोशिश करता है। दैट इज़ वाई फॉरेन पॉलिसी मेकिंग का जो काम होता है, इट रिक्वायर्स ए वेरी बैलेंस्ड या कैलिब्रेटेड स्टैंड। इस केस में भी वही हुआ है। भारत सरकार ने सीधा सीधा कभी भी म्यांमार सरकार को क्रिटिसाइज नहीं किया है फॉर देयर स्टैंड्स ओवर रोहिंग्यास। भारत सरकार ने हमेशा कहा है कि इट इज़ एन इंटरनल मैटर ऑफ म्यांमार गवर्नमेंट, बट हाँ, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव स्टार्टेड many humanitarian initiatives for the Rohingyas living in Cox's Bazar refugee camp। जैसे भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, ऑपरेशन इंसानियत, टू प्रोवाइड रिलीफ असिस्टेंस टू रेफ्यूजीज लिविंग इन कॉक्स बाजार रेफ्यूजी कैंप इन बांग्लादेश। भारत का जो स्टैंड है, इट सीम्स टू बी क्वाइट जस्टिफाइड। इट्स अ बैलेंस्ड अप्रोच, क्योंकि भारत को अपना इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना है। और अगर हम सीधा सीधा रोहिंग्यास के इंटरेस्ट की एंड ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे तो हमारे रिलेशंस म्यांमार के साथ ख़राब हो जाएंगे, और म्यांमार के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे बने रहना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन, क्योंकि म्यांमार और चाइना लॉन्ग बाउंड्री शेयर करते हैं, और अगर हमारे रिलेशंस म्यांमार के साथ ख़राब होंगे तो म्यांमार पूरी तरह से चाइना अलाइंड हो जाएगा। ये बात ठीक है कि भारत अभी हाल फिलहाल में अपने टाइज को रीसेट करने की कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स चाइना, बट भारत और चाइना के बीच में एक लंबा हिस्ट्री है ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट का, एंड वी डोंट वांट कंट्रीज दैट आर हैविंग बॉर्डर विथ इंडिया टू बी वेरी मच चाइना अलाइंड। जैसे कि हम नेपाल या भूटान को भी नहीं चाहते, सिमिलरली वी डोंट वांट म्यांमार टू बी वेरी मच चाइना अलाइंड। उसके अलावा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी भारत का म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, म्यांमार के अंदर इंडियन कंपनीज आर होल्डिंग स्टेक इन स्वे गैस फील्ड इन द रखाइन स्टेट। वहाँ पे गैस फील्ड है जहाँ से इंडियन कंपनीज हैव बीन गिवन परमिट टू एक्सट्रैक्ट नेचुरल गैस। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स कई सारे हैं, जैसे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट या IMT ट्राईलेटरल हाईवे, जिसमें म्यांमार इज पार्टनरिंग विथ इंडिया, एंड Myanmar can be considered as India's gateway to Southeast Asia. That means Myanmar is going to be very important for implementation of Act East policy. And most importantly, Myanmar is part of Golden Triangle. Golden Triangle वो देश जहाँ पे खूब सारा ओपियम ग्रो किया जाता है इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। उसमें आते हैं म्यांमार, लाओस, थाईलैंड जैसे देश। और गोल्डन ट्रायंगल देशों में ओपियम खूब ग्रो होता है, और अगर इन देशों को के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे तो ये ओपियम फिर हमारे देश में भी आएगा। ड्रग ट्रैफिकिंग जिसको कहते हैं, क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग, एंड इट विल हैव डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन
इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। उसके अलावा चूँकि म्यांमार शेयर्स लॉन्ग बॉर्डर विथ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ, और यहाँ पे जो बॉर्डर है वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट हैं, रग्ड टोपोग्राफी है, ब्रोकन टोपोग्राफी है, मतलब यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए गार्डिंग कर पाना काफ़ी कठिन होता है, ताकि इस तरीके से गार्ड कर पाए ताकि वहाँ से ड्रग ट्रैफिकिंग ना हो, ये इंश्योर कर पाना काफ़ी कठिन होता है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं बट इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेक्स ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग। तो इस कारण से ज़रूरी है कि हम म्यांमार सरकार के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखें। प्लस भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जैसे कि अल्फ़ा हो गया, NSCN खापलांग हो गया ऑफ नागालैंड, इन इंसर्जेंट ग्रुप्स को म्यांमार शेल्टर ना दे, अदरवाइज वो वहाँ से ऑपरेट करने लगेंगे एंड दे विल क्रिएट सिक्योरिटी थ्रेट्स फॉर इंडिया। इसके लिए भी ज़रूरी है कि भारत म्यांमार सरकार के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखे। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए भारत सीधा सीधा म्यांमार सरकार का तो क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता, लेकिन इनडायरेक्टली जो हो सकता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो करता है फॉर द रोहिंग्याज रेफ्यूजीज इन कॉक्स बाजार कैंप इन बांग्लादेश। अब थोड़ा इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, डोमेस्टिक कंपल्सन क्या है भारत के लिए। आप सोचिए, एक तो है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से हमने देखा, और हमारा इंटरेस्ट के लिए, हमारा नेशनल इंटरेस्ट के लिए म्यांमार सरकार को हम सीधा सीधा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। बट और भी कारण है वाई वी कैन नॉट डायरेक्टली क्रिटिसाइज दैट लॉ ब्रॉट बाय म्यांमार गवर्नमेंट इन 1982। मैंने जो इस कानून की बात की थी ना, इसको भारत सरकार सीधा सीधा क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर हमने इस कानून को क्रिटिसाइज किया, जिस पे इन्होंने एक टाइमलाइन ड्रॉ किया है, जिसके पहले से जो लोग रह रहे हैं वही सिटीजन माने जाएंगे, उसके बाद वाले नहीं माने जाएंगे। तो इफ वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग दिस लॉ, देन कंट्रीज लाइक म्यांमार एंड बांग्लादेश विल ऑल्सो क्रिटिसाइज असम अकॉर्ड, और असम अकॉर्ड के हिसाब से जो फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1985 में, उसको भी क्रिटिसाइज किया जाएगा। क्योंकि उसमें भी तो एक टाइमलाइन हमने ड्रॉ किया है कि 25 मार्च 1971 कट ऑफ डेट, उसके बाद जो लोग आए हैं दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, या उनको भारत की सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। तो अगर हम क्रिटिसाइज़ करेंगे इसको कि म्यांमार सरकार ने गलत किया है, इतना पुराना कानून ला करके एक कट ऑफ डेट दिया है, तो फिर हमारा कानून भी क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। असम स्टेट के अंदर कई सारे इलीगल इमिग्रेंट जो हैं वो म्यांमार और बांग्लादेश से आकर के रह रहे हैं। इसी के लिए तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, असम अकॉर्ड लाया गया, राइट, यू नो दिस। अब अलग अलग ट्रांजिट कैंप्स हैं जहाँ पे इस तरीके के जो डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको रखा जाता है, जिसमें से एक ट्रांजिट कैंप है जैसे माटिया ट्रांजिट कैंप ऑफ आसाम। वहाँ पे देयर आर 103 पीपल हु हैव एक्सेप्टेड दैट दे आर रोहिंग्यास, एंड देयर आर 133 इंडिविजुअल्स सस्पेक्टेड फ्रॉम बांग्लादेश। लेकिन अब भारत की समस्या क्या है कि हमने आसाम अकॉर्ड में ये तो डिटरमाइन कर लिया, हमने ये तो रिजोल्यूशन ले लिया कि इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा हु हैव एंटर्ड इनटू इंडिया आफ्टर द कट ऑफ डेट, और उसको हम लोग डिपोर्ट करेंगे। ये हमने रिजोल्यूशन ले तो लिया अंडर आसाम अकॉर्ड, लेकिन मेनली लोग आए हैं कहाँ से? बांग्लादेश से एंड म्यांमार से। बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेशियों को लेने के लिए तैयार नहीं, वो कहता ही नहीं है। बांग्लादेश की सरकार कहती है कि हम मान ही नहीं रहे कि ये बांग्लादेशी सिटीजन्स हैं, ये आप ही के लोग हैं, हमारे यहाँ ज़बरदस्ती मत भेजिए। तो डिपोर्ट करने में, यानी कि आसाम अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने में ये समस्या आ रही है कि बांग्लादेश कहता है कि हम मान ही नहीं रहे कि ये बांग्लादेशी हैं। और म्यांमार के अंदर अगर हम लोग रोहिंग्याज को भेजने की कोशिश करेंगे तो म्यांमार कहेगा कि भाई साहब, रोहिंग्याज वे आर नेवर आवर सिटीजन, so please don't send them back. So that is the problem faced by government of India and Assam government in deporting back the foreigners या illegal immigrants who have entered into states of Assam from Bangladesh and Myanmar. म्यांमार वाला कहता है हम रोहिंग्याज को लेंगे ही नहीं क्योंकि रोहिंग्याज हमारे सिटीजन नहीं है। तो रोहिंग्याज आर टेक्निकली स्टेटलेस पीपल, उनका कोई देश ही नहीं है। और बांग्लादेश जो है वो कहता है कि ये बांग्लादेशी है ही नहीं। यहाँ जाकर के प्रॉब्लम होती है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, हु आर रोहिंग्याज मुस्लिम्स एंड
वो कैसे भारत के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट कर रहा है वाइल इट्स रिलेशन विथ म्यांमार। तो ये हो गया थोड़ा सा डायनेमिक सवाल कि रोहिंग्याज मुस्लिम का जो मामला है वो भारत और म्यांमार रिलेशंस पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट न्यू मेंबर इन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जो हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, जस्ट होप आपको याद होंगी वो बातें कि 2015-16 में अमेंडमेंट करके इन आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 पहले हमने कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का। मतलब इन्फ्लेशन शुड बी अराउंड 4% सीपीआई इन्फ्लेशन, बट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ 2% प्लस एंड माइनस वाज अलाउड। इसको कहा गया फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। It was decided under Monetary Policy Framework Agreement between Government of India and RBI. And then in order to ensure that the inflation remains in this desired range, Monetary Policy Committee was created. 6-member committee was created. And this committee was also given statutory status by mentioning it under RBI Act of 1934. इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 लोग होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से, 3 भारत सरकार की तरफ से। आरबीआई के गवर्नर इसके चेयरपर्सन होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स को तय करना, मेनली उसमें रेपो रेट को तय करना, ताकि ये जो टारगेट है ऑफ इन्फ्लेशन इन दिस रेंज वो अचीव हो पाए। क्लासरूम के डिस्कशंस को एक बार थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए न। जैसा मैंने आपको बताया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कॉन्सेप्ट आने से पहले आरबीआई गवर्नर वुड सोलली डिसाइड मॉनेटरी पॉलिसीज। हाँ, उसमें एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती थी जो आरबीआई गवर्नर को एडवाइस करती थी टाइम टू टाइम। एंड मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू इज डन एवरी सेकेंड मंथ। तो अभी अगस्त महीने में हुआ है, नेक्स्ट रिव्यू विल बी डन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब जैसा कि मैंने कहा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं। आरबीआई गवर्नर इज चेयरपर्सन। उसके अलावा आरबीआई की तरफ से 2 लोग और होते हैं, एक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एंड अनदर इज मेंबर नॉमिनेटेड बाय आरबीआई गवर्नर हिमसेल्फ। तो आरबीआई गवर्नर एक और मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। बाकी 3 लोग होते हैं भारत सरकार की तरफ से, एक्सटर्नल मेंबर्स जो होते हैं। ये 3 लोग जो भारत सरकार की तरफ से होते हैं उनको 4 साल के पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है। दे आर जनरली एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग होने के लिए कोरम है, यानी कि मिनिमम 4 मेंबर्स होने चाहिए। 4 मेंबर्स की कोरम है, उससे कम पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकती। एंड वैसे तो हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है एंड साइक्लिक मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होता है, बट रूल इज़ कि साल में कम से कम 4 मिनिमम तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होनी ही चाहिए। वैसे साल में होती हैं 6, बट रूल है कि मिनिमम 4 तो होनी ही चाहिए। एंड एक बात और याद रखनी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं दे आर बाइंडिंग ऑन आरबीआई, यानी कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तय करेगी वो आरबीआई फिर उसको मानेगी और मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स में उसी तरीके से बदलाव करी जाएगी। और क्लासरूम से डिस्कशन याद कीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो भी फैसला होता है वो वोटिंग के बेसिस पे होता है और जो मेजॉरिटी वोट होता है वही एक्सेप्ट किया जाता है। इन केस ऑफ टाई आरबीआई गवर्नर विल हैव कास्टिंग वोट, यानी कि डिसाइडिंग वोट। अब न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने एक मेंबर को अपॉइंट किया है इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। उनका नाम है इंद्रनील भट्टाचार्य, अ मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आरबीआई की तरफ से 3 लोग होने चाहिए। आरबीआई की तरफ से 3 लोग होने चाहिए, उसमें से एक हो गए आरबीआई गवर्नर हिमसेल्फ संजय मल्होत्रा जी, एक हो गए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, एक और एग्जीक्यूटिव मेंबर की पोस्ट खाली थी अभी, तो उस जगह पे इंद्रनील भट्टाचार्य जी को अपॉइंट किया गया है। दिस न्यूज़ इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट येट आई कवर्ड, सो दैट इस आइडिया को हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये सब कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवाइज कर पाए और इसके बेसिस पे ये एमसीक्यू जो यूपीएससी ने पूछा था साल 2017 में उसको अटेम्प्ट कर पाए। सो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पैक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइपर लूप इन महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। हाइपर लूप टेक्नोलॉजी होती क्या है पहले वो समझते हैं। देखिए, एक बात तो आपको पता है कि किसी भी 2 मैग्नेट के सेम पोल को एक साथ लाया जाए तो दे रिपेल ईच अदर। इसी फिनोमेना को कहा जाता है मैग्नेटिक लेविटेशन, जिसमें दोनों पोल्स अगर एक आमने सामने ला दिए जाए तो दे रिपेल ईच अदर। मैग्नेटिक लेविटेशन। अब मैग्नेटिक लेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना दिया जाए
तो उसी को कहा जाता है हाइपर लूप ट्रेन टेक्नोलॉजी। अब ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है और टेस्टिंग चल रहा है इसको लेकर के। इसको अभी तक कहीं पे भी रियलिटी में प्रैक्टिकल तरीके से लाया नहीं गया। आइडिया ये है कि एक इस तरीके का क्लोज्ड लूप बनाया जाए। क्लोज्ड लूप के अंदर जो फ्लोर है उसको मैग्नेट का बनाया जाए और उसके ऊपर इस तरह की ट्रेन बॉगी हो जिसके नीचे साइड में भी मैग्नेट लगा हो, और दोनों ये जो फ्लोर पे जो मैग्नेट है और ट्रेन बॉगी के नीचे साइड में जो मैग्नेट है, दोनों में सेम पोल्स को एक साथ ला दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि ट्रेन विल नॉट टच द फ्लोर, देयर विल बी मैग्नेटिक लेविटेशन, एंड देन इफ द ट्रेन इज गिवन थ्रस्ट, उसको थोड़ा सा धक्का दिया जाए तो इट विल मूव एट ए वेरी हाई स्पीड, बिकॉज जब ग्राउंड को टच कर ही नहीं रहा तो फ्रिक्शन नहीं है, तो जब हम लोग थ्रस्ट देंगे तो काफ़ी हाई स्पीड से चलेगा। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है, इससे जो बनने वाली जो ट्रेन है उसी को नाम दिया गया हाइपर लूप ट्रेन टेक्नोलॉजी। दिस कॉन्सेप्ट वॉज ओरिजिनली गिवन बाय या पॉपुलराइज्ड बाय इलॉन मस्क in 2012, and since then many countries are experimenting, many tech based companies and countries are experimenting in order to develop hyper loop train technology। भारत में भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं लेकिन अभी तक कहीं पे भी कोई इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं शुरू हुआ है। भारत के अंदर एक कंपनी है TUTUR हाइपर लूप प्राइवेट लिमिटेड। इट हैज़ बीन इंक्यूबेटेड बाय IIT मद्रास। तो IIT मद्रास इस हाइपर लूप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सपोर्ट कर रहा है हाइपर लूप टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, और हाल फिलहाल में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हाइपर लूप ट्रेन्स चलाए भी गए बाय दिस हाइपर लूप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब न्यूज़ ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक पैक्ट साइन किया है विद दिस हाइपर लूप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश ए हाइपर लूप ट्रेन या हाइपर लूप मोबिलिटी सिस्टम बिटवीन JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ऑफ महाराष्ट्र विच इज इन नवी मुंबई टू वधावन पोर्ट इन पालघर। दोनों महाराष्ट्र में ही हैं। JNPT एक पोर्ट है और दूसरा है वधावन पोर्ट। उन दोनों के बीच में एक हाइपर लूप ट्रेन चलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस हाइपर लूप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। अब कब होगा वो तो नहीं पता, बिकॉज द पॉइंट इज द हाइपर लूप कॉरिडोर हैज नॉट बीन ऑपरेशनल सो फार बाय एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। टेस्टिंग पर्पज से डेवलप हुए हैं, भारत में भी टेस्टिंग हुआ था और पिछले साल ही इसी हाइपर लूप कंपनी ने टेस्टिंग किया था, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसमें पैसेंजर्स ट्रैवल कर पाए वो अभी दुनिया में कहीं पे भी पूरी तरह से नहीं चल पाया है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। रम लाइन क्रॉसेज ऑल द मेरिडियन एट सेम एंगल, दैट इज ट्रू। ग्रेट सर्कल रूट इज ऑलवेज लॉन्गर देन रम लाइन, ये गलत है। रियलिटी में ग्रेट सर्कल रूट इज स्मॉलर देन रम लाइन, एंड रम लाइन बिटवीन टू लोकेशंस अपीयर स्ट्रेट ऑन मर्केटर projection map, but in reality it is not. That is true. So first and third is true. CT scan NIRS is non-invasive technique to monitor this, ये तो सही है। CT scan used for ionizing radiation, ये भी सही है। NIRS provides higher spatial resolution than CT scan, ये गलत है। CT scan का resolution थोड़ा ज़्यादा रहेगा। मिशन सुदर्शन चक्र से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही थे। That's all from our side for today. Thanks for watching.